हेडिंग लिखो इम्पल्स। देखो इट इज डिफाइंड एज product of mass, product of force and time, that is change in momentum, तो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स किसके बराबर आता है? dp by dt आता है f into dt dp, तो यूं कर दिया, ये क्या है? t फाइनल माइनस इनिशियल इस f into dt को हम j से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बात समझ आ रहा है? लिखो, इसी को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। अब इसका यूज बता दो। जैसे ये मास है 2 kg, इस पे फोर्स अगर 10 न्यूटन का, कितने देर के लिए? 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। मैं पूछूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो ध्यान से देखो एक बार। पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी निकालोगे, ऐसे करो। या फिर मैं बोलूं 5 सेकंड में, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा। इसका चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा? फोर्स इनटू टाइम करके किसके बराबर आएगा? 50 है। इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका? 0, तो फाइनल क्या होगा? 50 है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 50। 50 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। यार m into v तो है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 25। क्या लॉजिक समझ में आया? मैं बोलूं उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो तुम्हें पता है फाइनल मोमेंटम कितना है? 50। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? p²/2 होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो p² किसके बराबर आएगा? 2500 अपॉन 2 into m कितना हो गया? 4। क्या बात है? सॉरी 2 into 2 आया ना? कितना आ गया? 625। 625 ही आएगा, नहीं है बस पक्का। तो मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, इतना लंबा चौड़ा कर दी, क्या मतलब है उसका? है ना? तो थोड़ा सा एक उसका फायदा पता चला। जहां पे भी फोर्स इनटू टाइम आएगा सीधा मोमेंटम आ जाएगा आपके पास, बस आपको ये याद रखना है। और फिर एक रिलेशन मैंने आपको सिखाया है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? p² 2m के बराबर, या p किसके बराबर होता है? √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज होती है इंपल्सिव फोर्स। क्या चीज होती है? इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या चीज होती है? इंपल्सिव फोर्स क्या चीज होती है? It is a very large force acting for a very short duration and producing a finite change in momentum. लिखवा भी नहीं, ये डेफिनेशन पहले लिखवा रखी है, अब लिखवाने की जरूरत नहीं। अब बात ये देखिए इंपल्सिव फोर्स कौन सी होती है? वो फोर्स जो एकदम से बढ़ के घट जाती है। जैसे मान लो एक दाग है, ये एम मास है, इस एम मास को यहां से रिलीज करोगे तो ये दाग एकदम सीधा होगा। और मान लो अगर ये एच है तो यहाँ पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस एम मास की जस्ट 0 होने से पहले क्या वेलोसिटी होगी? √4gh, यार ये हाइट कितनी है? 2h है। h हाइट डिसाइड करने पे अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी किसके बराबर होती है?
अंडर 2g, लेकिन अब h की जगह क्या है आपके पास 2h है, तो वेलोसिटी किसके बराबर है 2 अंडर gh। मेरे को ये बताओ जस्ट धागा अपनी नेचुरल लेंथ है इसकी, जस्ट धागा टाइट होने से पहले वेलोसिटी ये थी और धागा टाइट होते वेलोसिटी क्या होगी 0। कितनी देर में, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर आया। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना लार्ज एक्सीलरेशन हुआ होगा कि एकदम एक इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 0। तो इसका मतलब इसका पहले मोमेंटम क्या था, ये था इसका मोमेंटम आया, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 0। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ गया -2m अंडर रूट gh। इस टाइम पे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो लग रही होगी टेंशन और एक क्या लग रहा होगा mg। मैं सिंपलिसिटी के लिए इस साइड को 20 मीटर कर लेता हूं, 10 मीटर कर लेता हूं, है ना, और फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं आता है क्या, और मास कर लेता हूं 1 की आया ना। और जितनी देर के अंदर ये रेस्ट में आया होगा वो कर लेता हूं, टाइम इंटरवल कर लेता हूं 0.001 सेकंड। कोई प्रॉब्लम इस बात, कोई प्रॉब्लम इस बात में किसी को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो T minus mg should be equal to what into delta T, T minus mg, या चेंज इन मोमेंटम पर कौन टाइम कर दूं, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है 2m अंडर रूट 2gh है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं होती, ये तो लिख रहा था ये यार 12 है ना, ये आ जाएगा, ये आ गया था चेंज इन मोमेंटम। अब जरा देखते हैं डिवाइडेड बाय डी करके। अब मेरे को एक चीज बताओ, T माइनस mg कितना होगा, mg कितना होगा मास इनटू 10, जरा इसको देखो ये क्या है 2 into 1 into g into h 10 आ जाएगा अपॉन 0.001 आएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मतलब टेंशन कितनी है इस टाइम पे 20,010 आया ना, कितनी होगी 20,010। एक बार बताओ 20,010 के सामने 10 छोटी वैल्यू होगा और तुमने ये देखा टेंशन कितनी लार्ज हो गई, और अगर ऐसे बांध के छोड़ देते एकदम रेस्ट पे छोड़ देते तो टेंशन किसके बराबर होती mg दैट इज 10 के बराबर होती, और अभी टेंशन कितनी है, अरे यार तो ज्यादा ही हो गई, और फिर ये रुक जाएगा थोड़ी देर बाद में इसमें टेंशन क्या हो जाएगी 0 क्यों हो जाएगी 20 से 1 हो जाएगी 10 न्यूटन हो जाएगी। इसका मतलब कि फोर्स एकदम से बढ़ के घट गया है ना, जैसे आप दीवार में मुक्का मारते हो है ना, मुक्का मारते हो तो ऐसा थोड़ी जिस स्पीड पे फोर्स लगता है तुम्हारे हाथ उतने भी लगता रहता है, हाथ जब रुक जाता है उसके बाद में फोर्स नहीं लगता, तो एकदम से बढ़ के घट गया फोर्स। इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, मेरे को बताओ क्या mg फोर्स कभी भी एकदम से बढ़ के घट सकता है क्या, क्यों, धरती एकदम से बड़ी होगी छोटी थोड़ी हो जाती है कभी, आया ना कांस्टेंट फोर्स है। तो इंपल्सिव फोर्स की एक फील आ रही, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चीज होती है इंपल्सिव फोर्स, एकदम से बढ़ के घट जाता है, क्या लॉजिक समझ में आया, बात समझ में नहीं, मैंने क्या कहा एकदम से फोर्स का बढ़ के घट जाता है, सिंपल बात बताइए 1 kg का मास है 10 मीटर हाइट है, जब ये यहाँ पहुंचेगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ये होगी, जस्ट स्ट्रिंग टाइट होने से पहले इसका जो मोमेंटम था ये था, फाइनली इस बार मोमेंटम ये हो गया, चेंज मोमेंटम आपके पास आ जाएगा
टेंशन माइनस mg इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम का चेंज है मान लो इतने टाइम में, तो ये इतना आ गया। तो इवन स्प्रिंग का फोर्स भी कभी एकदम से ऐसे बढ़ के कर सकता है, टाइम लगता है उसको भी, आया ना। तो जब स्प्रिंग के फोर्स को भी टाइम लगता है, इट मींस स्प्रिंग कभी इंपल्सिव फोर्स लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती, आया ना। तभी तो गाड़ी के अंदर स्प्रिंग्स लगाई जाती है, शॉकर इसीलिए तो बनाए जाते हैं, क्योंकि एकदम से जो फोर्स लगता है वो एकदम से ऊपर पहुंचता नहीं, क्योंकि वो क्या कर देता है, टाइम इंक्रीज कर देता है। दैट इज आप ये बोलोगे ना F इक्वल टू dp। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं इंपल्सिव फोर्स का। मान लो आप ये खड़े हो, आपके हाथ में है ना, मैं एक मार्बल का टुकड़ा दे दूं, पत्थर दे दूं आपके हाथ में, और किसी को बोलो यार इसका थोड़ा मारो जोर से, तो वो जो थोड़ा लगेगा तो वो फोर्स में फील होगा क्या एकदम से? हो सकता है तो मेरे लग भी है। लेकिन अगर मैं आपके हाथ में मान लो एक मैट्रेस दे दूं, एयरफिल्ड मैट्रेस, अब बोलूंगा थोड़ा मारो, अब तुम्हारे लगेगी क्या? कौन से केस में ज्यादा लगेगी? फर्क क्या है इन दोनों बातों में? क्योंकि जब वो एयरफील्ड मैट्रिसेस हुआ तो वो क्या करेगा, जब हैमर टकराएगा ना, तो हैमर को रेस्ट में आने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, दैट इज डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, मैट्रिसेस को कम फोर्स लगाना पड़ेगा थोड़े को रोकने के लिए। तो फिर इसका मतलब आप भी तो उसी पे फोर्स लगा रहे हो ना, रोकने के लिए। तो जब मैट्रिक्स को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको रोकने के लिए, आया ना, तो मेरे को भी तो कम ही फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? क्या लॉजिक समझ में आता है? लेकिन मार्बल हुआ तो आप नहीं कर सकते। तो अब ये जो एयर फील्ड मैट्रिक्स है क्या स्प्रिंग की तरह नहीं है ना? तो बेटा ये स्प्रिंग की तरह है, इसीलिए तो स्प्रिंग फोर्सेस कभी भी क्या नहीं लगाते, इंपल्सिव फोर्स नहीं लगाते। क्या बात समझ में आती है? फोर्स फील होती है और उतनी एक्सपेंड करती है, हाँ उतनी उतनी लार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, हाँ है ना। तो शॉकर यही तो काम करते हैं, स्प्रिंग यही तो काम करती है। क्या बात समझ में आती है? तो दो चीजें लिख लो, देखो mg and spring forces, mg and spring forces are never impulsive in nature. mg and spring forces are never impulsive in nature. क्या बात समझ रहे हो? नेक्स्ट लाइन लिखो, ये सारा बना लो। एक चीज और लिखो, in presence of impulsive forces, in presence of impulsive forces, non impulsive forces may be neglected. In presence of impulsive forces, non impulsive forces may be neglected. बेटा ये तो लिखो, in presence of impulsive forces। अब तो समझ में आई क्या क्यों करते हैं निगलेक्ट? इतना ज्यादा हो जाता है, इस 10 को लिखो या मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है? बेटा
अब सुनो, ये जो मैं लिखता हूँ ऐसे एफ डी टी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको कई बार ये भी बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं समझ में नहीं क्या बोलते हैं? एक तरफ इंपल्स है, दूसरी तरफ क्या है मोमेंटम है, इसको क्या बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। अब मैं ये बताता हूँ, पहले तुम आइडेंटिफाई करो इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगी। मान लो ये बॉल है, ये दीवार पे यहाँ पे यूं टकरा रही है, बताओ इंपल्सिव फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल, जो ये इस पे टकराएगा किसके अलाउंग लगेगा? कांटेक्ट के परपेंडिकुलर अलाउंग लगेगा। जब ये टकराएगा तो इंपल्सिव फोर्स एनडीटी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंपल्सिव फोर्स, एन के साथ डीटी लगा देंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बात बताओ, जैसे एक बॉल ये v वेलोसिटी से इधर आ रही है, m1 मास m2 मास, इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा ना, ये जब टकराएगा तो इंपल्सिव फोर्स कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर लगेगा, उधर लग सकता है इंपल्सिव फोर्स, तो इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। तो ऐसा तो नहीं ये वैसे जमीन को तोड़ के अंदर घुस जाएगा, तो इसका मतलब ग्राउंड भी इसके इंपल्सिव फोर्स लगा होगा किधर? इधर तो नहीं लगेगा, ग्राउंड का तो नॉर्मली एट टाइम डी होगा। हां यार एक बार बता, अगर तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा और जब इस पर थैली में पकड़ रखा है तो तेरे थैली पे एकदम से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर तो इसको एकदम से नीचे नहीं जाने देगा तो तेरे हाथ में किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा। तो बस वो इंपल्सिव नॉर्मल परपेंडिकुलर के है क्रिकेटर वो बिल्कुल वो ये चीज है, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है। मैं ये बता रहा हूँ कि इंपल्सिव फोर्स कहाँ लग रहा हो। जैसे तुम इसमें बॉल आगे टकरा रही है, m2 मास m1 मास डी वेलोसिटी, अब इस पे इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। अब क्या ग्राउंड इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगेगा क्या? अब नहीं लगेगा, क्यों? इसकी टेंडेंसी एकदम से नीचे जाने की नहीं है ना यार। इंपल्सिव फोर्स का कोई कंपोनेंट इसके अलावा नीचे की तरफ सब इसके इंपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो इस केस में इसके ऊपर जो इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, इसने जो इससे लगा एक्शन रिएक्शन पेयर तो मैं जब आपके साइड है ना, तो हुआ क्या, ये आना बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मान लो इससे पहले सिंपल m1 मास एक बॉल आ गई m2 मास इधर टकरा गई m2 पे इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। अरे यार नॉर्मल लगेगा भैया, आया ना, इसको एकदम से रोका है तो इसने इधर फोर्स लगाया एनडीटी लगेगा। इस पे इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? एनडीटी। क्या टेंशन इंपल्सिव होगी क्या इस टाइप पे? क्यों होगी? टेंशन तो स्लैक करेगी यार, रस्सी रस्सी का फोर्स इंपल्सिव होगा इस केस में? नहीं तो मिलेगा फोर्स एकदम से पड़ जाएगी सीएम पे कराई तो फिर कैसे हो जाएगा? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। m मास है, m2 मास, m1 मास, v वेलोसिटी से आगे टकराएगा। m1 पे बताओ इंपल्सिव फोर्स लगेगा क्या? m1 पे इंपल्सिव लगेगा यार, जब दो चीजें कोलाइड करेंगी तो हमेशा इंपल्सिव फोर्स लगेगा, सोच लो। तो इस पे इधर लगेगा और इस पे नीचे की तरफ लगेगा, इसने इसके ऊपर लगाया क्या इस पे नीचे लगाया? हमें पूछो कि टेंशन भी इंपल्सिव होगा इस केस में? यार होगा, वरना तो रस्सी टूट ही जाएगी।
हाँ है ना, हो सकता है टूट भी जाए, लेकिन इस केस में इसमें टीडीटी टेंशन भी क्या होगा, इंपल्सिव होगा। अब सुनो, इतने एग्जांपल करवाए ना यार, एक चीज तो तुम्हें समझ नहीं, एकदम सिंपल बात है। अगर किसी इंपल्सिव का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में बनता है, हाँ या ना, तो उसको रोक के रखने के लिए फोर्स इंपल्सिव लगाना पड़ेगा ना, उसको रोक के रखने के लिए। अब जैसे इस केस में इंपल्सिव इधर लग गया, और अगर इसको रोक के रखना है तो टेंशन क्या होगी, इंपल्सिव होगी ना। पर इस केस में टेंशन को इंपल्सिव होने की क्या जरूरत है, ये इसके टकराएगा और ऊपर चला जाएगा, रस्सी इसके नीचे की तरफ तो फोर्स लगा ही नहीं सकती। यही अगर रॉड होती तो फिर रॉड इसके ऊपर इंपल्सिव नीचे की तरफ लगाती, अभी भी नहीं बस। ये सारे एग्जांपल ऐसे, ये सारे के सारे क्या इंपल्सिव फोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख लो।
पता चल गया इंपल्सिव फोर्स कौन से होते हैं। टेंशन वाला ये बेटा अगर इसको तुझे मारेगा तो अगर इस पे इंपल्सिव कितने लगेगा तो रस्सी टूटने से पहले इंपल्सिव फोर्स लगना चाहिए उसके अंदर। अब देखो एक सिंपल आपको ये बताना है जब ये इसके टकराएगा और इसे चिपक जाएगा ये मान के चलो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू 0 उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो ध्यान से देखो क्या होगा जैसे ही इसके ऊपर टकराएगा पहली बात ये है कि इस केस में क्या आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो क्या क्यों mg फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में आप मोमेंटम को भी कंजर्व नहीं करते मोमेंटम सिर्फ कब कंजर्व करते हो लेकिन मेरे को एक चीज पता है जैसे ही इसके टकराएगा हाँ जैसे ही इसके टकराएगा इंपल्सिव फोर्स लगेगा कहां पे एक से इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा एक से नीचे की तरफ लगेगा हाँ और कहां लगेगा टेंशन का लगेगा सही बात है और इधर भी टेंशन कम पूरी रस्सी से अब देखो जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी √2gh हाँ इस पे ndt लगेगा तो ndt ऊपर की तरफ हाँ इसका मतलब मैंने ऊपर की डायरेक्शन क्या मान लिया पॉजिटिव मान लिया इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम होगा इसका 0 सॉरी मैं मान लेता हूं जब ये टकराएगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v0 टकराते सही बात है अब बताओ ndt किसके बराबर आएगा p फाइनल क्या होगा 2m into v0 पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या फिर मैं एक काम करता हूं यार ये जरा आसान है ये नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो इससे तो नेगेटिव हो जाएगा तो p फाइनल तो ये आ गया और p नीचे से किसके बराबर आएगा 0 कैसे आएगा किसी न किसी वेलोसिटी से टकरा ही रहा है किस वेलोसिटी से टकरा रहा है v वेलोसिटी से अंदर 2g हां तो कितना आ जाएगा 2m अंडर 2gh p फाइनल माइनस p इनिशियल पहली इक्वेशन इसको देखो इसकी क्या इक्वेशन होगी इसकी इसके साथ में t जल्दी लगेगा तो अब ये बताओ इसकी बात करूं तो ndt अगर इसके ऊपर की तरफ लगा तो इसके नीचे की तरफ लगा होगा हाँ तो क्या आएगा ये ndt माइनस tdt ये मेरे पास यही तो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है इक्वल टू p फाइनल कितना होगा m into v0 माइनस इनिशियल क्या होगा इसका यार ये m to 0 रेस्ट पे ही था है ना जब ये इंपल्स फोर्स नहीं लगे तो उससे पहले क्या था रेस्ट में नहीं था यही तो ऊपर से आगे गिरा है
हाँ है ना, मैं मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे हल्का फुल्का फ्रिक्शन होगा, हम उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, नॉन इम्पल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एकदम से इंक्रीज हो नहीं रहा, तो नॉर्मल नहीं हुआ तो फ्रिक्शन क्या था, म्यू इनटू नॉर्मल। आई बात समझ में? m इनटू v नॉट माइनस इनिशियल। क्या बात समझ में आ गई? इस पे इधर क्या लगेगा, tdt। हो सकता है इधर फ्रिक्शन लग रहा हो, लेकिन इस केस में मैं फ्रिक्शन को क्या कर सकता हूँ? क्यों? क्यों? क्योंकि इम्पल्सिव के प्रेजेंस में नॉन इम्पल्सिव को आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, p dt। इसकी भी वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन से, तो कितना आ जाएगा, माइनस यहीं से क्या होगा, 0। यहां तक बात समझ में? अब एक काम करो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे सॉल्व? इन दोनों को ऐड कर दो। चलो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो pdt क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ndt किसके बराबर आ जाएगा, हैं 2m नॉट आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4m v नॉट इक्वल टू 2m अंडर रूट 2gh। m से m गया, 2 से 2 गया, तो v नॉट किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2gh बाय 2। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? क्या लॉजिक समझ आ रहा है पक्का? मैं अगर तुम्हें ध्यान से एक चीज दिखाऊं ना, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, सुनो ध्यान से कैसे। m मास, इसको सीधा यहाँ कर दो, m मास, और ये कर दो 2m, और इसकी वेलोसिटी क्या कर दो, अंडर रूट 2gh। जाके इसको क्या करा जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, 2m अंडर रूट 2gh। फाइनल क्या होगा, 2 2 2 3 4, सारे के सारे एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, 4m into v dash। हाँ, तो v dash किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2gh by 2। सेम ही है। क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। दोनों सॉल्यूशन है, सेम आंसर के लिए ला रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन सही है और ये सॉल्यूशन गलत है। पूछो क्यों? भाई इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे मैं इंपल्सिव फोर्स लगा रहा हूँ और नॉन इंपल्सिव को निगलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जबकि इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। मान लेते हैं ये रुका हुआ, ये रुका हुआ, तो ये तो फोर्सेस जीरो हो गए, लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, तो इसको इस सिस्टम का पार्ट कैसे मान सकता हूँ जब इस पे एमजी फोर्स लगा है? तो बस एक सिंपल बात है, जहाँ पे इंपल्सिव फोर्स लगता है वहां पे क्या कर सकते हैं, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, और वो एक्चुअली सॉल्व होगी यही इक्वेशन देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव सॉल्यूशन बनाना होता है, ऐसे बनाना चाहिए, नहीं कि ऐसे बनाओगे तो नंबर मिलेंगे 0। थर्ड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इधर टीडीटी लग रहा है, इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम क्या है, m into v नॉट, और इनिशियल क्या है 0, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, लिख लो इसको।
देखिए देखिए देखो देखो क्वेश्चन एक स्मूथ टेबल है एम मास 2m मास 3m मास आता है इससे टकराता है v नॉट वेलोसिटी से। चलो आसान करते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है तो शायद समझ जाओगे इस सिंबल को देख के कोई दिक्कत थोड़ी समझ रहे हैं स्मूथ टेबल के ऊपर सारा सिस्टम पड़ा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो l है और जो स्ट्रिंग की लेंथ वो 2l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2l इसको इधर दे दी v नॉट वेलोसिटी आपको ये बताना है जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी उस टाइम इसकी और इसकी क्या स्पीड होगी ठीक है तो मैं करवा देता हूं कुछ आप ये जब जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा है और जब ये ऐसा बनेगा तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा ये एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो 30 डिग्री यार ये लेंथ तो 2l की हुई थी ना जैसे साइड ये लेंथ l की रही तो l ये 12 तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री sin 30 यस परपेंडिकुलर को 90 डिग्री है ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे इस टाइम पे इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा रेसिस को इधर टीडी इधर रहेगी और रेसिस पे टीडी इधर रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी स्ट्रिंग के लॉन्ग ही लगेगा इंपल्सिव एकदम से रेसिस खींची है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे एक तो ये होगा क्या होगा v नॉट बाय 2 और एक कंपोनेंट ये होगा जो इसके बराबर होगा √3 v नॉट बाय 2 बोलो नहीं बस है बस है टाइट होने के बाद में इसके अलावा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v डैश इसकी वेलोसिटी इसके अलावा हो जाएगी v डैश ये बताओ इस वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या इम्पल्स के कारण स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या नहीं आएगा क्यों परपेंडिकुलर है आए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो चेंज क्या होएगा तो ये वेलोसिटी तो ऐसी की रहेगी बाद में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो देखो क्या आएगा माइनस टी डी किसके बराबर है भाई जिसके अलोंग इंपल्स लगा हुआ उसी के अलोंग मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना यार इधर वाली थोड़ी वेलोसिटी लूंगी ना इधर वाली लूंगी इसके अलोंग वाली लूंगी क्या आएगा फाइनल क्या आएगा m into v dash माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा m into √3 v नॉट बाय 2 एक इक्वेशन चाहिए बनी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी t की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका 2m into v dash और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0 ये क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा 3m v dash is equal to m into √3 into v नॉट by 2 m से m गायब हो जाएगा तो v dash इसके बराबर आ जाएगा v नॉट अपॉन 2√3 हाँ है ना तो इस 2m मास की स्पीड कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग टाइट होने पे स्पीड ऑफ 2m कितनी हो जाएगी
V नॉट अपॉन 2√3 और स्पीड ऑफ m कितनी देंगे V नॉट अपॉन 2√3 का स्क्वायर प्लस V नॉट बाई 2 का स्क्वायर और उसका क्या करोगे अंडर, क्योंकि भैया इसकी वेलोसिटी होगी v डैश किसके बराबर है v नॉट अपॉन 2√3 और ये वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v नॉट अपॉन 2√3 i कैप प्लस v नॉट बाई 2 j कैप। मैंने इसको i मान लिया और इसको क्या मान लिया j मान लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड स्पीड देखा, क्या लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। v नॉट शुरुआत में ना जिससे वो हिट किया है वो क्या हो रही रेसिटाइट होके उसको रोकेगी नहीं, स्पीड कम नहीं करेगी उसकी, फिर इंपल्स बढ़ गया रहेगा।
पता नहीं कौन बाहर है बाहर स्कूल क्लास ये क्या पढ़ा रहे थे चल रही है अभी पता नहीं क्या कर अरे यार ये क्या पढ़ रहा है बस ये कहाँ से ये है बस इतना अच्छा अरे ना ये बात तो होती है बंदी को प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम तो ये ठीक है तो नहीं डिफरेंशिएशन लॉजिक
हो गया? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़े से यार एससीडी के क्वेश्चन करने शुरू करो तुम, ठीक है? 2 क्लास में सिर्फ है ना क्वेश्चन के लिए ही रखूंगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े मेरे को लगता है कम किए हमने, तो खूब क्वेश्चन करेंगे।